मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। 9:30 प्राइम टाइम और इतिहास की पाठशाला का समय है। मुझे उम्मीद है आप सभी क्लास में आ गए होंगे और बिना किसी भूमिका के प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं, क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सभी को बैठना है, रिप्लाई करना है और अगर जो प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, जो कि सरल प्रश्नों का आज संकलन है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सरल प्रश्न आप गलत करें। प्रश्न आपके सामने पहला दिखाई पड़ रहा होगा और ये कह रहा है कि हाथियों के जीवाश्म किस संस्कृति में प्राप्त होते हैं। हाथियों के जीवाश्म की बात हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिहाज से थोड़ा देखिएगा। और इस तरह के जो कि सरलतम प्रश्न ही मैं देख रहा हूं क्लास में हमारी, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें छात्र गलत कर रहे हैं। गंभीर छात्र हड़बड़ी में, अति आत्मविश्वास में गलत कर रहे हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। सोहन संस्कृति, मद्रासी संस्कृति, कैथा या फिर मेडेगियन संस्कृति। और मुझे उम्मीद है आपने जवाब सही दे दिया है और ये है सोहन संस्कृति। यहाँ पे हाथियों के जीवाश्म प्राप्त होते हैं और बहुत 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 सरल प्रश्न है, परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण काल में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में गलती ना हो। नव पाषाण काल में हमें मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र के साक्ष्य हमें किस स्थल से मिले हैं? मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, चिरांद है या फिर कोल्डेहवा है। बड़े करीबी ऑप्शंस हैं। चलिए मान लेते हैं कोल्डेहवा नहीं है, तो उपरोक्त तीन में से अगर आपका दिमाग बुर्जहोम पे जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। और सब लोग रिप्लाई किया करिए। मैं देख रहा हूं पिछले क्लास में या अभी जो हफ्ते में 3 दिन हम लोगों की क्लास हो रही है, 9:30 मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, छात्र जवाब नहीं देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए ताकि अगर गलतियां हो रही हो तो वो सुधर जाएं। तो फिलहाल ये मेहरगढ़ है, मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र, नव पाषाण काल का मेहरगढ़ है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ये आप रिमार्क्स भी देख सकते हैं। सामने लिखा हुआ है मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं और अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग बुर्जहोम से मिलते हैं। जबकि सर्वाधिक संख्या में अस्थि उपकरण कहां से मिलते हैं? वो चिरांद से मिलते हैं। ये सारी बातें एकदम माइन्यूट डिफरेंस हैं, आपको पता रहना चाहिए। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, या फिर ऐसे कहते हैं भूकंप की वजह से ये हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ये कौन कौन से इतिहासकार या विद्वान? डेल्स हैं, मार्शल हैं, कैनेडी हैं या फिर एसआर राव हैं। और मुझे लग रहा है बिल्कुल आराम से आप कर लेंगे। और ये जॉर्ज एफ डेल्स हैं। कैनेडी ने क्या बताया है आप बताइए। अब इतने सरल प्रश्नों के जवाब हम नहीं दे रहे हैं, यानी विद्वानों को देखते समय आपको उनके द्वारा बताए गए थ्योरीज, कारण सब क्लियर कट याद आ जाने चाहिए। तो इस प्रश्न को देखिए, पकी मिट्टी के पाइप वाली नालियां किस नगर में जल निकास के लिए प्रयुक्त हुई है? पकी मिट्टी के पाइप, ध्यान दीजिएगा, पकी मिट्टी के पाइप। बेहतरीन प्रश्न है। और चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। और कालीबंगा बिल्कुल मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। ये चहुंदड़ो है। अगर कहते हैं कि लकड़ी की नाली, लकड़ियों को खोखला करके कहां पे नालियों के रूप में प्रयोग किया गया है, तो लकड़ी की नाली कालीबंगा में है। लेकिन मिट्टी के पाइप वाली नालियां चहुंदड़ों में है। एकदम सरल सरल प्रश्न है और ये प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि देख रहा हूं विशेष प्रश्नों के चक्कर में आपके अध्ययन का जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जब बढ़ता चला जा रहा है तो सरल प्रश्न आपके छोटे चले जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि पहिए ठोस हैं, गाड़ियां जो है मिट्टी की गाड़ियां मिली हैं, उनके पहिए ठोस हैं। ठोस का मतलब बस बीच में एक छोटा सा छेद है, बाकी सब कुछ ठोस है। वो कह रहे हैं कि एक टेराकोटा, एक मिट्टी का खिलौना है जिसमें कमानीदार पहिए लगे हुए हैं। वो स्थल कौन सा है? हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो। मतलब ये कि उसमें कमानीदार पहिए के साक्ष्य हमें मिट्टी की जो गाड़ी है उसमें पहिए लगे हुए हैं। वो कहां से मिलता है? तो पता है आपको, धौलावीरा। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं। ये पता है ना, श्वेत प्रस्तर खंडों का प्रयोग इसकी विशेषता है। धौलावीरा एकमात्र शहर है
आपको पता होगा, जिसके निर्माण में श्वेत प्रस्तर खंडों का प्रयोग हुआ है। श्वेत प्रस्तर खंड, ध्यान रखिएगा, श्वेत प्रस्तर खंड। कृत्रिम जलाशयों की संख्या यहाँ पर 16 है। कालीबंगा को क्या कहा गया है? तीसरी राजधानी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है सर? तो वो कहते हैं काले रंग की चूड़ियां। तो ये सब बहुत छोटे और सरल प्रश्न हैं, और इतने प्रश्न हड़बड़ी में गलत हो जाएं तो ठीक नहीं है। और हड़प्पा वासियों में ये खेल लोकप्रिय था, पासे का खेल, घुड़दौड़, पोलो या फिर कबड्डी। अब देखिएगा, घोड़े के साक्ष्य हमारे पास बहुत न के बराबर है। जैसे सुरकोटदा से हमारे पास घोड़े का कंकाल मिला है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो मतलब घोड़े का खेल तो लोकप्रिय हो नहीं सकता। तो ये दो ऑप्शंस आपके हट जाएंगे। अब कबड्डी के बारे में हमें पता नहीं है, तो पासे का खेल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास हड़प्पा से पासे मिलते हैं, लोथल से शतरंज की गोटियां मिलती हैं, मतलब वो इंडोर गेम्स से परिचित है। एज वेल वो किस्से कहानियों का प्रचलन है। एज वेल आपको ये पता है धौलावीरा से स्टेडियम मिला है, लेकिन वो ये हम नहीं कह सकते कि वो क्या खेल खेलते थे। स्टेडियम मिला है, आउटडोर गेम्स थे, लेकिन आउटडोर गेम्स में वो कौन से खेल खेलते थे ये हमें जानकारी नहीं है। फिलहाल कच्ची ईंटों का बना अन्नागार किस हड़प्पाई नगर से मिला है? कच्ची ईंटों का मतलब जैसे पकी ईंटों का आपको पता है, तो पकी ईंटों का आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो अब यहाँ पर कच्ची ईंटों का है, तो अभी एक ऑप्शन तो ये कट ही गया। अब आपके पास ये है कालीबंगा, बड़ावली और राखीगढ़ी, और यहाँ पर कच्ची ईंटों का जो अन्नागार है वो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक विशेष शवाधान मिला है जो मिट्टी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। आपको याद आ रहा है मिट्टी के ताबूत में रखकर दफनाया गया शव? मैंने अभी 2 दिन पहले किसी लेक्चर में डिस्कस भी किया था सारी बातें। बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न सारे अच्छे हैं। इंद्र एवं वृत्रासुर का युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में उपलब्ध है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इंद्र और वृत्रासुर याद है ना? वृत्रासुर की कथा आती है और इंद्र ने उसका वध किया और वज्र का निर्माण हुआ इसके लिए, इसको मारने के लिए। तो ये द्वितीय मंडल में है। ये बढ़िया प्रश्न है, इन प्रश्नों को याद रखिएगा। प्रथम मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय मंडल आपको पता है विश्वामित्र इसके दृष्टा हैं। तो बहुत अच्छे से ये सब प्रश्न आपको एकदम याद रहने चाहिए और गलतियां ना हो परीक्षा भवन में। वैदिक काल में छात्रों को क्या कहा गया है? देखिएगा 4 ऑप्शन हैं आपके पास, नैष्ठिक, माणवक, कालीन या फिर गूढ़। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका दिमाग नैष्ठिक पे जा रहा है तो सर गलती हो जाएगी। वैदिक छात्रों को, जो मतलब वहां पर स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहा गया? वैदिक काल में अध्ययनरत जो छात्र होते हैं उनको माणवक कहा गया है। कानीन कौन था? अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र। गूढ़ कौन है? ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में तो ये गूढ़ पुरुष गुप्तचरों को कहा गया है, लेकिन वैदिक काल में गूढ़ अवैध संतानों को कहा गया है। तो फिलहाल माणवक में छात्र और छात्राएं दोनों शामिल है ना? छात्र और छात्राएं मतलब को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, दोनों लोग साथ में पढ़ते हैं। 2 प्रकार के छात्र होते हैं इसमें। एक होता है नैष्ठिक, जो ऐसे छात्र जो जीवन भर अध्ययन अध्यापन में व्यतीत करते थे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और वो गृहस्थ जीवन में वापस नहीं लौटते थे, उनको नैष्ठिक कहा गया है। और यहाँ पे उपकुर्वाण है, जो समावर्तन संस्कार के द्वारा वापस लौटते थे अपने गृहस्थ जीवन में। छात्राएं भी 2 हैं यहाँ पर। एक ब्रह्मवादिनियां हैं, आपको पता है, जो पूरे जीवन काल में गुरुकुलों में रहती थी और अध्ययन अध्यापन करती थी, अविवाहित रहती थी। और यहाँ पर एक सद्योद्वा है, जो समावर्तन संस्कार के उपरांत वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी। तो इतना कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये सब छात्र और छात्राएं कितने प्रकार के हैं सब पता है। गलतियां ना हो, हमारा दिमाग केवल नैष्ठिक पे जा सकता है। और फिर ये कह रहे विश्वामित्र के द्वारा नदियों की बाढ़ को शांत करने के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। नदियों की बाढ़ को शांत करने के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं विश्वामित्र के द्वारा, और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। तृतीय मंडल है, क्यों? क्योंकि तृतीय मंडल के दृष्टा विश्वामित्र हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर देखिएगा, ये हमेशा एक समस्या है।
रामायण के बहुत सारे संस्करण, महाभारत के बहुत सारे संस्करण और उनके रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तमिल महाभारत, बंगाली महाभारत, उड़िया महाभारत, तेलुगु महाभारत। और ये सब प्रश्न कभी कभी सिंगल लाइनर भी पूछे गए हैं और तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तमिल महाभारत आपको पता है, पेरुंदेवनार। तमिल रामायण किसने बनाई थी, कंबन का नाम याद आना चाहिए। बंगाली महाभारत काशीराम, ये दो सामने ही सामने रखा हुआ है। उड़िया महाभारत सरला दास, तेलुगु महाभारत नन्नाया और तिक्काना, और एक नाम यहाँ पर और ऐड कर लीजिए, तेलुगु महाभारत में उनका नाम जोड़ा जाता है, एक संस्करण और येरा प्रगदा ने तैयार किया। तो मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे चीजों को और सबको रिमाइंड करके एकदम अच्छे से याद आ रहा होगा ये सब, है ना। तो 1 2 3 4 देख लीजिएगा, डी वाला ऑप्शन आएगा। ऋग्वैदिक काल में विवाह एवं संधि के देवता कौन थे। ऋग्वैदिक काल में विवाह और संधि के देवता कौन थे, आर्ष, अग्नि या फिर इंद्र या फिर वरुण। और कर पाएंगे आप आर्ष, विवाह और संधि के देवता आर्ष हैं। और आपको पता है इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता हैं, और वरुण आपको पता है वो न्याय के देवता हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इंद्र को पुरंदर कहा गया है, अग्नि को अतिथि कहा गया है, उपाधियां भी याद रखनी चाहिए। ऋग्वेद में उल्लिखित कृषि कार्य में सफलता दिलाने वाले प्रमुख देवता कौन थे, देवता कौन थे, देवता लिखा हुआ है, देवता कौन थे कृषि कार्य में सफलता दिलाने वाले। आर्ष हैं, पर्जन्य हैं, इंद्र है या फिर क्षेत्रपति। अब यहाँ पर ये तो तय हो गया कि आर्ष नहीं हो सकते हैं, ये तो पता चल रहा है, अभी मैंने बताया कि आर्ष विवाह और संधि के देवता है। तो अब इसमें अगर आपका दिमाग इंद्र की तरफ जा रहा है तब ये भी गलत हो जाएगा, और ये क्षेत्रपति हैं। अब मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि उम्मीद भी करता हूं कि आप अगर गलत कर रहे हैं इन प्रश्नों को तो प्लीज मुझे थोड़ा सा नोटिफाई करिएगा। व्हाट्सएप के लिए आपके पास स्क्रीन पे नंबर दिए होते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज भी, एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। अगर आप प्रयागराज में ऑफलाइन उपलब्ध नहीं है तो आप ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में उसके प्रश्न पत्र, नियम और शर्तें हैं उसको जानकर आप मंगवा सकते हैं। और हम लोग अभी, चूंकि एक बात और है कि हमारी अभी परीक्षाओं की जो यूपी, पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं के लिहाज से जो हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं उसकी अभी तिथियां भी घोषित नहीं हुई हैं। आपके पास पर्याप्त समय है, और अगर आप चाहें तो सरल और कठिन प्रश्नों का जो सम्मिश्रण है, ये 3000 प्रश्नों की हमारी अमृत संजीवनी के नाम से ये पुस्तिका है, प्रैक्टिस सेट है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं, आपके पास स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये अमृत गंगा है, मध्यकालीन भारत के लिए है, 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, और ये सबसे बड़ी बात है कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। और ये हमारा अमृत मंजरी है, मॉडर्न इंडिया की, आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन, 2000 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है। और अगर ये तीनों पुस्तिकाएं अलग अलग हैं, यानी कि लगभग 7500 प्रश्नों का संकलन है, उसमें 3000 है एंशिएंट में, मेडवल में 2500 हैं और मॉडर्न में 2000 हैं। और अगर आप इन तीनों पुस्तिकाओं को नहीं मंगाना चाहते, लग रहा है कि थोड़ा से ज्यादा कलेक्शन है, तो आप एक पुस्तक और मंगा सकते हैं। ये कंबाइंड है, एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न की है। एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न की अमृत कलश है, 3400 प्रश्न हैं लगभग इसमें, 3400 एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न की कंबाइंड पुस्तिका है। इसमें आपको आंसर शीट मिलेगी, व्याख्या नहीं मिलेगी, बाकी उन 3 पुस्तकों में व्याख्या भी दी हुई है। तो फिलहाल अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वैदिक देवी, एक वैदिक देवी की बात हो रही है जो पतन, विनाश और मृत्यु का प्रतिरूप है, अदिति, निरदिति, सावित्री या फिर अरण्यानी। तो मुझे लग रहा है देख के ही ऑप्शन आप यहाँ पे उत्तर क्लिक कर लेंगे। ये निरदिति है और इसमें अपकारी शक्ति है, नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियां हैं। इसमें 2-3 नाम और मिलते हैं, यातु धान का नाम मिलता है, नोट करिएगा, ससर परी का नाम मिलता है, ये भी याद रखिएगा, और एक और नाम है कृत्या का नाम आता है ना, इसको याद रखिएगा। तो ये अपकारी शक्तियां थी जो नुकसान पहुंचाती थी। वन की देवी को अरण्यानी कहा गया है, आपको पता है, ये सारी बातें आपको बेहतर पता है। किस परिषद में अभिधम्म पिटक लिखा गया, आज ध्यान दीजिएगा सरल प्रश्नों को ही शामिल किया है।
रेयर ऑफ द रेयरेस्ट प्रश्न नहीं शामिल किए हैं, है ना। कॉमन प्रश्न जो एक बार रिवाइज हो जाए, मैं चाह रहा हूं कि एक बार थोड़े से सरल प्रश्न भी हम लोग रिवाइज कर लें। तो अभिधम्म पिटक जल्दी से बताइएगा, और ये आपको शायद तुरंत क्लिक हो जाएगा। ये पाटलिपुत्र परिषद में लिखा गया है, तीसरी जो सभा हुई है मोगलीपुत्र के नेतृत्व में, इसमें रचा गया है अभिधम्म पिटक। और आपको पता है कि कश्मीर परिषद जो चौथी सभा है, वहां पर आपको विभाषा शास्त्र की रचना हुई है, याद आ गया होगा आपको, है ना। ये चौथी थी, और जो पहली है राजगृह में या राजगीर में है, इसमें आपको पता है सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई है। और इसमें क्या क्या है ये सब कुछ आपको पता है, गलतियां ना हो इसलिए एक बार मैंने सब कुछ फिर से बता दिया है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। स्तूप किसके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं? महाविनिष्क्रमण, धम्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या फिर समाधि। स्तूप किसके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, किसके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं, और फटाफट बताइएगा, गलतियां मत करिएगा। 90% छात्रों ने इसको अभी समाधि लगाया था, जबकि वो प्रतीक है महापरिनिर्वाण के, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक हैं स्तूप। ध्यान रखिएगा, स्तूप क्या है? ये समाधियां हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है, वो प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है। गलतियां हो रही हैं। स्तूप कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, मैंने बताया था, शारीरिक, पारिभौमिक, उद्देशिक और संकल्पित, है ना। ये सब कुछ कौन कौन से स्तूप हैं, उनका प्रकार क्या है, कौन सा स्तूप कैसा है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। स्तूप के भाग पता होना चाहिए सारे। जैन धर्म में कितने सिद्ध पुरुषों की संकल्पना है? तुरंत जवाब दे दीजिए, जैन धर्म में कितने सिद्ध पुरुषों की संकल्पना है? और बहुत जल्दी जवाब दिया है आपने, और ये 24 दिया है तो गलत दिया है। ध्यान रखिएगा, ये 24 गलत है और सही जवाब क्या है? फिर ध्यान दीजिए, सही जवाब है 63। सही जवाब है 63। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, ध्यान दीजिएगा, शलाका पुरुष। जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष या सिद्ध पुरुष हुए, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए। तो अब ये सरल प्रश्न भी अगर गलत हो गया तो फिर मतलब परीक्षा के लिहाज में जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वो सरल प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं, बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। एक तो ये परीक्षा ही 3 साल से पेंडिंग है, 2022 से 25 आ गया है। तो अब ये ध्यान रखना होगा कि सरल प्रश्न हमारे गलत ना हो। और ये कह रहे हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो धार्मिक संप्रदाय के भिक्षा पात्र नहीं रखते हैं, खाली हाथ में भिक्षा ग्रहण करते हैं, इनको हस्तापलेखन भी कहा गया है। और मैंने बताया भी था, और बिल्कुल सही जवाब देंगे आप इसका। और ये आजीवक संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है, ये आजीवक संप्रदाय के लोग हैं। निगंठनाथ पुत्र किसे कहा गया है ये बताइएगा। पूरी सादानीय किसे कहा गया है आप बताइएगा, जवाब दे दीजिए, और इनबॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और अच्छा लग रहा है क्लास आपको तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आपके जो टॉपिक्स टेक्निकल परेशान करते हैं वो भी हमें बताइएगा। और एक बात और है, आजीवक संप्रदाय के लोगों को एक दंडिन भी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलतियां होने का मतलब है कि हम लोग बहुत नुकसान उठा जाएंगे। वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर का संस्थापक कौन है? तो एक ही बार में उत्तर आ जाना चाहिए सर, वो अशोक है। श्रीनगर का संस्थापक कौन है? वो अशोक है। बढ़िया है। और आगे देखिएगा, बिंदुसार के दरबार में वो एक आजीवक सन्यासी मौजूद था जिसने अशोक के जन्म के समय ये भविष्यवाणी की थी कि वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये किसने कहा था? शतधन्वा, पूरण कश्यप, मक्खली घोषाल या फिर पिंगल वत्स। और यहाँ पर अगर आप शतधन्वा को चुन रहे हैं तो वो गलत है, और ये सही जवाब यहाँ पर पिंगल वत्स है। मुझे उम्मीद है ये सब प्रश्न सभी छात्रों के सही हो रहे हैं। ये देखिएगा, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस उपलब्ध में दी थी? उसकी किस उपलब्धि पर दी थी? अहमदनगर से संधि के उपरांत, मेवाड़ से संधि के उपरांत, कंधार की विजय के उपरांत, या फिर मध्य एशियाई अभियान के उपरांत। और इसमें गलती मत करिएगा, क्योंकि हो सकती है कि ये बात आपको दूसरे डायवर्जन की तरफ हो जाए मामला। ये अहमदनगर की संधि के उपरांत उसको शाहजहां की उपाधि मिली है। तो आप कहेंगे सर हो सकता है हमें मेवाड़ भी याद आ रहा है 1615 वाला, तो थोड़ा स्क्रीनशॉट पे नजर डालेंगे।
इसको रिमार्क पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेवाड़ की संधि के उपरांत उसको 1615 में शाह की उपाधि मिली है, जबकि अहमदनगर की संधि के उपरांत उसको शाहजहां की उपाधि मिली है 1617 में। फिलहाल नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण की बात हो रही है और इसमें हमें लग रहा है विकल्प ना भी देखें तो भी जवाब याद आ जाना चाहिए, और वो है दीनबंधु मित्रा, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ है, बिल्कुल अच्छे से याद आ जाना चाहिए, गलती ना हो। और फिर एक बड़ी बात ये भी है, इस पुस्तक का ये नाटक है जो कृषकों की दुर्दशा पे लिखा गया, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। दीनबंधु मित्रा ने लिखा है, ये नील दर्पण एक नाटक है। अक्सर पूछा जाता है क्या है, नाटक है, उपन्यास है। अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्ता ने किया है, और नील श्रमिकों की समस्याओं पर सर्वप्रथम लेख लिखने वाले अखबार का नाम है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। इंदु प्रकाश किसका है, ये आपको बताना है। और एक समाचार पत्र है जमींदार दर्पण, मुशर्रफ हुसैन का है जमींदार दर्पण। जमींदार किसका है ये आप बता सकते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? आपको पता है ना कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है क्या, तो अगर ये याद आ जाए कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है क्या, तब उत्तर तुरंत याद आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये साइमन कमीशन है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत आयोग भी कहा जाता है। और अब बताने की जरूरत नहीं है, जब साइमन कमीशन का नाम याद आ गया तो उसका अध्यक्ष भी आपको पता हो जाएगा, उसका नाम भी है जॉन साइमन। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे जॉन साइमन के नेतृत्व में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना की। साइमन कमीशन कहते हैं 1927 में। ओके, आगे देखिएगा प्रश्न 7 अवज्ञा आंदोलन में कराची से गांधी गिरफ्तार हुए। ये पता है कि गांधी की गिरफ्तारी कहां से हुई थी, ये पता है आपको? अंततः वायसराय इरविन ने फिर गांधी को 26 जनवरी 1931 को बिना शर्त रिहा कर दिया था। फिर बाद में वो गांधी इरविन पैक्ट होता है या दिल्ली समझौता होता है 5 मार्च 1931। तो इनमें जो गांधी और इरविन के बीच में जो बातचीत हुई थी वो किन लोगों ने मध्यस्थता की थी? 3 ऑप्शन है आपके पास, श्रीनिवास शास्त्री, एम.आर. जयकर, तेज बहादुर सप्रू। पहले ऑप्शन पे तीनों अच्छे से देख लीजिए कौन कौन है इसमें, और फिर ये ऑप्शन है 1 एवं 2, केवल 3 या उपर्युक्त सभी। तीनों ऑप्शन को देख लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं तीनों श्रीनिवास शास्त्री भी हैं, एम.आर. जयकर भी हैं, तेज बहादुर सप्रू भी हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये थोड़ा सा रिमार्क है। तीनों नेता प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर वापस लौटे, और इन्हीं के पेशेवर प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। पहली मुलाकात 17 फरवरी को हुई और बाद में 8 बैठकें हुई। ये रिमार्क्स हम दे रहे हैं, और ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन हमने अपने इन प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों के उपलब्ध हैं इसमें किया है। अमृत मंजरी मॉडर्न इंडिया की है, जैसा आप चाहें, मतलब मैं केवल इसलिए सूचना दे रहा हूं कि अभी समय है आपके पास, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मेडिवल हिस्ट्री का हमारा ये अमृत गंगा है, और ये एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा ये अमृत संजीवनी है। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कठिन प्रश्नों की व्याख्या है, बाकी आपने बेहतर पढ़ा है तो मंगाने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल आगे देखिएगा, गांधी के 7वें अवज्ञा आंदोलन को किसने हार जीत की लड़ाई घोषित किया? ऑप्शन आपके सामने है, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी, के.एम. मुंशी। और गलती मत करिएगा, यहाँ पे अब्बास तैयब जी को चुनना होगा तो गलती हो जाएगी, और ये है पट्टाभी सीतारमैया। ये पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना। हार जीत की लड़ाई, 7वें अवज्ञा आंदोलन को घोषित करते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, गलती ना हो। किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शपथ, प्लेज ऑफ इंडिपेंडेंस की आधिकारिक रूप से घोषणा हुई? स्वदेशी आंदोलन 1905, असहयोग आंदोलन 1920, 7वें अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, और अगर यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ आपकी निगाह जा रही है तो गलत है, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो कहेंगे सर हो सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन भी याद आ रहा है, तो नहीं याद आना चाहिए। क्यों नहीं याद आना चाहिए उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन देखिए आप। 26 जनवरी 1930 लाहौर कांग्रेस, आपको पता है कौन अध्यक्ष हैं? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शपथ की घोषणा पड़ी गई।
26 दिसंबर 1929 के भारतीय स्वतंत्रता घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया था, क्या कहा गया था कि हम भारतीय अन्य लोगों की भांति स्वतंत्र रहने, अपने परिश्रम के फल, जीवन की आवश्यकताओं का आनंद और विकास के पूर्ण अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपरिहार्य अधिकार में विश्वास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ढेर सारा एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। हमारा ये विश्वास भी है कि यदि कोई सरकार लोगों को उनके इस अधिकार से वंचित करती है और उनका दमन करती है तो लोगों को ये अधिकार है कि वे उसे बदल डालें या फिर समाप्त कर दें। ब्रिटिश भारत सरकार ने न केवल भारतीय लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया है, अपितु अपने आप को उनके शोषण के आधार पर स्थापित भी किया है और भारत को ब्रिटिश सरकार से अपने सभी संबंध तोड़ लेने चाहिए और पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी ही चाहिए। ठीक है। और फिर आपको पता है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और आपको पता है कि हमारा पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और इसी स्मृति पर, इसी दिन को, इसी तारीख को याद रखने के लिए, यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और आज का सेशन समाप्त करने का वक्त है। मुझे लगता है आपने आज की क्लास को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा। सरल प्रश्न रखे लेकिन गलतियां ज्यादा हुई हैं। ये गलतियां परीक्षा भवन में ना हो, चाहे वो प्रश्न कोई भी हो, सरल प्रश्न गलत ना हो, बार बार कहते हैं। बड़ी धैर्य के साथ आप बैठे, आप सभी का हार्दिक आभार। आज हम विदा ले रहे हैं और बृहस्पतिवार को 9:30 पर मिलते हैं, तो हमें विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।